नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम लगातार अपनी 10 मिनट की सीरीज को आपके साथ देख रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आप इस 10 मिनट में एक प्रोडक्टिव चीज़ों को सीख रहे होंगे ताकि हमारे उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध हो सके। रात्रि 9 PM पर मैं आपके साथ स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं, जिसमें 1 बाय 1 हम लोग एक एक बुक को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर MCQ फॉर्मेट के हिसाब से। पहले स्पेक्ट्रम को देखा, अब एसके पांडे भी ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है और अब इसके बाद हम लोग BL ग्रोवर की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। आप भी सतत रूप से इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। नाइट में हम मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं और ये 10 मिनट की जो सीरीज आ रही है ये आपकी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को मैं डेडिकेट करने का स्पेशली प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप धीरे धीरे इन सब चीजों को भी पढ़ते रहें और अपना क्वेश्चन बैंक को मजबूत करते रहें। बाकी एनसीईआरटी क्लास 6 भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है, आप जा सकते हैं वीडियो सेक्शन पे, आप जाकर के देख सकते हैं। वहां एनसीईआरटी क्लास 6 भी पढ़ी हुई है, उतना ही कंटेंट रखा गया है जितना आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी सीरीज आपको उसी में ही मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को इसके साथ देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कर देता हूं और आप सभी से विनम्र निवेदन है आप अवश्य इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, तो आप दोनों को ही ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप यहां पर मुझे डायरेक्टली भी टैग कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं आपके साथ। यहां पर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, भविष्य उपयुक्त में से कितने पुराणों की विशेषताएं हैं? केवल 1, 2, 3 अथवा 4। तो इसके आंसर को आप सिक्योर करने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं पुराणों के बारे में आपको वैसे बता देता हूं। पुराण जो है एक्चुअल में वैदिक धर्म को ही सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करने का एक ब्राह्मण्स पुरोहितों के द्वारा बेसिकली प्रयास किया गया है, जिसमें भक्ति का कॉन्सेप्ट भी आपको स्पेशली देखने के लिए मिल जाएगा। जब हम वैदिक संस्कृत की बात, वैदिक टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो वैदिक टाइम पीरियड में उनकी जो भाषा थी वो क्लिष्ट संस्कृत बेसिकली उसमें यूज की गई थी। इसमें भी संस्कृत यूज की गई है पुराणों में भी, लेकिन कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी इसमें समावेश हमको देखने के लिए मिलता है। कर्मकांड से लेकर के भक्ति सारे तत्व आपको पुराणों में देखने के लिए मिलते हैं। इसे वैदिक धर्म का सरलीकृत रूप कहा जाए तो बात ठीक होगी। ठीक है, तो अब आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, पुराण जो है उसमें आपके सृष्टि का उत्थान भी दिखाया गया है, सृष्टि का पतन भी दिखाया गया और आप पतन के बाद पुनः सृष्टि के उत्थान की चर्चा भी की गई है। उसी प्रकार इसमें मनुओं की भी चर्चा की गई है, 14 मनुओं की भी स्पेशली चर्चा की गई है। इसके अलावा देवताओं की वंशावली भी इसमें दी गई है, ऋषियों की वंशावली भी इसमें दी गई है और राजाओं की वंशावली भी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। तो आई होप सो अब इसका आप आंसर समझ चुके होंगे। तो क्या लगता है? देखिए, मनवंतर जो होता है, एक मनु के काल को बेसिकली मनवंतर के नाम से बेसिकली संबोधित किया जाता है। तो एक मनु का काल बेसिकली मनवंतर कहलाता है। प्रतिसर्गा वो होता है जब सृष्टि पतन में जाती है और उसका पुनः उत्थान होता है, और सर्ग वो होता है जब सृष्टि जो होती है उसकी उत्पत्ति होती है, कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ये बेसिकली सर्ग में दिखाया जाता है। भविष्य जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो देख सकते हैं आप यहां पर कि आप जो पुराना है उसमें स्पेशली 5 टॉपिक्स को डील किया गया है। पहला है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि का उत्थान, कि सृष्टि का रचना कैसे हुई है, ये बेसिकली आपको इसमें बताया गया है। प्रतिसर्ग, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि सृष्टि के उत्थान के बाद पतन कैसे हुआ, पतन के बाद पुनः उसका उत्थान कैसे हुआ, तो इसमें यह चीज बताई गई है। मनवंतर में बेसिकली मनुओं की चर्चा की गई है, 14 मनुओं की स्पेशली चर्चा है। एक मनु का काल जो है वो मनवंतर के नाम से बेसिकली जाना जाता है। हर मनवंतर में नए देवता, इंद्र, सप्तऋषि, इन सब का निर्माण होता है और एक बड़ा समय का यह चक्र क्रिएट करते हैं। वंश क्या होता है, तो इसमें भगवान की और साथ में ऋषियों की वंशावली आपको दी गई है, और एक आता है वंशानुचरितम। तो इसमें बेसिकली राजा जो है उनकी सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा, इनकी बेसिकली वंशावली दी गई है। तो ये एक प्रकार से कर्मकांडों को भी प्रमोट करते हैं, भक्तिज्म को भी प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ पुराणों की रचना हिंदुओं धर्म में ही नहीं है, बल्कि जैन धर्म में भी पुराणों की रचना हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे जिनसेन का आदि पुराण आपको देखने के लिए मिलता है, तो वहां भी पुराण का कॉन्सेप्ट हमको देखने के लिए मिला है। ठीक है,
बौद्ध धर्म में, वैसे भारतीय बौद्ध धर्म में तो पुराणों का इतना अस्तित्व हमको नहीं देखने के लिए मिलता, लेकिन नेपाल का ये जो बौद्ध धर्म है यहां पर भी पुराणों का कुछ अस्तित्व हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस है केवल 3 हो जाएगा, चौथा जो है इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके साथ। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में हमको जानकारी दी गई है, अवधारणाएं दी गई हैं? छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, जबाला उपनिषद में या नन? देखिए, इसको याद करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। ठीक है, उपनिषदा की जो है, उपनिषदा के समय में बेसिकली आश्रम व्यवस्था प्रॉपर्ली डेवलप हो चुकी थी, और 3 आश्रमों की पहले चर्चा हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसको मैं हमेशा बनाता हूं उल्टा सी। उल्टा सी का मतलब हो जाता है, ये उल्टा सी, वैसे तो सी बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जब हम ऐसे ऐसे डॉट करते हैं तो ये उल्टा 3 बन जाता है, ये उल्टा 3 बन जाता है ना। तो जब हम सी की बात करते हैं तो सी यहां पर आता है इस प्रकार से। तो 3 आश्रमों की चर्चा बेसिकली आपको छांदोग्य उपनिषद में देखने के लिए मिलती है। जब हम जा को पकड़ते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, जे, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप डॉटेड लाइन को ऊपर कर दीजिए और यहां से डॉटेड लाइन को नीचे कर दीजिए, तो ये फिर 4 बन जाता है। तो 4 आश्रमों की जो चर्चा आपको देखने के लिए मिलती है वो जाबाला उपनिषद में देखने के लिए मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद ये सबसे बड़ा उपनिषद है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है, और आत्मा की जो चर्चा मिलती है वो इसी में ही हमको देखने के लिए मिलती है। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा इसी में ही हमको देखने के लिए मिलती है। एथिक्स का जो पूरा वर्णन है हमको इसी में देखने के लिए स्पेशली मिल जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद में ही। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है और ये यजुर्वेद का उपनिषद है। अगर आप मुझे यह बताएं कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है कमेंट बॉक्स में, तो मजा आ जाए भाई। आप ये मुझे जरूर बताइएगा कि छांदोग्य उपनिषद जो है वो किस देवता से जुड़ा हुआ है और किस वेद का बेसिकली ये पार्ट है छांदोग्य उपनिषद। वैसे बौद्ध धर्म के बुद्ध के जो दर्शन का आधार था वो भी उपनिषद ही था, वो श्वेताश्वर उपनिषद हुआ करता था। तो इसका आंसर बताइएगा कि ये किस उपनिषद में आता है, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आपको आश्रम देखने के लिए मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्था और वानप्रस्था। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में स्पेशली आपको आत्मा का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, और जाबाला उपनिषद जो है इसमें 4 आश्रमों की चर्चा आपको देखने के लिए मिलती है। तो संन्यास आखिरी में बेसिकली डेवलप हुआ था। वैसे भी अगर हम बताएं तो इस समय तक एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश कर चुकी थी, तो बट ऑब्वियस है कि लोग दान दक्षिणा बहुत आसानी से कर सकते थे। देखिए, जब तक दान दक्षिणा नहीं होगी तब तक संन्यास आश्रम भी सफल नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर अब दान दक्षिणा आसानी से हो सकती थी, तो संन्यास को बेसिकली प्रोटेक्शन दिया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में विचार करें। वज्रपति ये करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी था। ग्रामणी ये गांव की एक छोटी आदिवासी इकाई का ये मुखिया हुआ करता था, ग्रामणी। तो क्या लगता है कौन सा इसमें आर नॉट करेक्ट, यहां पे नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को नहीं देना है, नहीं तो आप लोग सही आंसर दे देंगे। चलिए मैं आंसर की तरफ चलता हूं। देखिए अब वाज्रपति जो है ये चारागाहों का अधिकारी हुआ करता था। भागदुध जो है वो बेसिकली हुआ करता था एज अ रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर के रूप में। तो वाज्रपति जो है वो ब्रज की गलियों में बेसिकली गैया चराने का काम कर रहा है, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो चारागाह अधिकारी हुआ करता था। यह बात सही है कि ग्रामणी जो था, यह ग्रामणी गांव का बेसिकली मुखिया हुआ करता था। कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, तो इस हिसाब से ए आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन आप लोग इनके टर्म को भी प्लीज याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए जैसे ग्रामणी जो है वो हेड ऑफ द विलेज हुआ करता था, हेड ऑफ द विलेज हुआ करता था। सेनानी आर्मी का कमांडर हुआ करता था। पुरोहित चीफ प्रीस्ट हुआ करता था, ये आप समझ जाएंगे। स्पर्श इसको समझ जाइएगा, ये एक प्रकार का एजेंट हुआ करता था, जो दूत हुआ करता था वो हुआ करता था स्पर्श। वाज्रपति देखिए चारागाह का अधिकारी हुआ करता था। भागदुद जो हुआ करता था ये रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था। ठीक है, इसी प्रकार आप संग्रहित्री दो आपस में याद कर लिया करिए। भागदुद दूध निकाला जिसने, उसका एक भाग ले लिया किसने, आदमी दूध निकाल रहा है उसका एक भाग जो ले लिया जिसने, वो हो गया भागदुद। अब पूरी बाल्टी तो दूध की ले नहीं लेगा, दूध सिंबॉलिक मतलब हो गया। जैसे आपने 100 रुपए कमाया तो इसका मतलब जो टैक्स कलेक्टर है वो उसका कुछ पार्ट ले लेगा, 10 रुपए बेसिकली ले लेगा, तो दैट इज अ भागदुद,
है ना, भाग दुध। उस समय बेसिकली जो टैक्स दिया जाता था वो बेसिकली खाने पीने के सामानों में ही लिया जाता था। तो भाग दुध, तो दूध के रूप में ले लिया, ठीक है, तो भाग दूध हो गया। और वही दूध जाकर के जमा कर दिया किसके पास, संग्रहित्री के पास। तो संग्रह होता चला गया। तो संग्रहित्री कौन है, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, खजांची हो गया। तो इसको याद रखिएगा, इसको संग्रहित्री कहते थे, संग्रहित्री, ठीक है। इसके अलावा जो कारपेंटर हुआ करता था उसे तक्षण कहते थे, ठीक है। बाकी ठीक है। पालागल, ये भी राजा का स्पेशल संदेशवाहक हुआ करता था, पालागल। तो इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं। राजा की जो चीफ क्वीन हुआ करती थी उसे महिषी कहा जाता था, पट्ट महिषी के नाम से भी बेसिकली जानते थे। तो आप इनके नाम को देख सकते हैं। तो आज के सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं। ये आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ मिल करके एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे आरंभ कोर्स से बेसिकली जुड़ सकते हैं, जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों पर आपकी हेल्प करता है। हम पर्सनली भी आपकी प्रॉपर हेल्प करने का प्रयास करते हैं। कहीं आपको लिखने में दिक्कत हो, कहीं आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप हमसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बैच जो है ये बेसिकली 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसका पार्ट नहीं बने हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है आप आरंभ 22.0 का जरूर पार्ट बने। और जब भी बैच को लें हमेशा प्लैटिनम को लें, क्योंकि प्लैटिनम सबसे बड़ा और कॉम्बो बैच है, याद रखिएगा। इसमें टेस्ट सीरीज से लेकर के एनसीईआरटी सारी चीजें आपको दे दी जाती हैं। गोल्ड में मिलता है लेकिन प्री मेंस इंटरव्यू, लेकिन इसमें समग्र तैयारी होती है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज से लेकर के हर चीज हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब भी बैच को लीजिए, प्लैटिनम को लीजिए, यह समग्र तैयारी करने वाला सबसे बड़ा उपकरण है। कभी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हो, दैट इज साई लाइफ को। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलती है। मैं आपके साथ यहां पर हिस्ट्री और साथ में पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ यहां पर जुड़ता हूं, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा सभी सम्मानित टीचरों के अपने अपने कोड भी हैं, आप उनके कोड को भी स्पेशली यूज कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों सेशन को यही विराम देते हैं। पुनः आपके साथ मिलेंगे किसी नए सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।